पढ़ा क्या हम लोगों ने? नहीं पढ़ा। तो अपन लोग आज क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर चालू कर दो। कर दी? हाँ, तो अपन उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उत्सर्जन तंत्र को। देखिए, एक्सक्रेशन सिस्टम का मतलब क्या? सिस्टम पे सिस्टम, और सिस्टम का नाम क्या है? एक्सक्रेशन सिस्टम। एक्सक्रेशन सिस्टम क्या कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने काम की नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर फेंकने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। सुन रहा है ना तू, सांस ले रहा हूं मैं, और जब सांस ले रहे हैं अपन लोग तो सांस में सभी गैस अंदर जा रही कि नहीं जा रही है? उसमें से ऑक्सीजन को अवशोषित करके अन्य गैसों का त्याग हो रहा कि नहीं हो रहा? और जब हम लोग ऑक्सीजन को लेकर अन्य गैसों का त्याग करें तो हमारे पास क्या काम आ रहा? फेफड़ा। तो देखिएगा ध्यान से, उत्सर्जी अंग और दूसरे आते हैं उत्सर्जी पदार्थ। सबसे पहला उत्सर्जी अंग आता है आपके पास में बच्चा लोग, ऑनलाइन वाले ढंग से देखिएगा। उत्तर पहला सवाल आएगा फेफड़े। आपके शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं वो भी CO2 का क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं, ऑक्सीजन का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 एंड अनदर गैसेस। तो सबसे पहला यहाँ पर आएगा फेफड़े, और फेफड़े क्या करेंगे? CO2 और अन्य गैसों को बाहर फेंकेंगे। यदि आपकी बॉडी के अंदर ये रह जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। एक्सक्रेटरी ऑर्गन और एक्सक्रेटरी मैटर्स, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा आपके शरीर के अंदर एक अंग है जिसका नाम है फेफड़ों के अलावा, पीछे पर्दे को देखो, CO2 और दूसरा अन्य गैस से निकाल ही रहा है। दूसरा, आपके शरीर के अंदर कोई भी और भी उत्सर्जी अंग है क्या? त्वचा है ना, त्वचा से पसीना आता है नहीं आता? जिम जाते हैं तो क्या होता है? पसीना। तो आपके पास क्या आएगा? त्वचा। त्वचा से क्या निकलेगा? पसीना। हल्का सा तेल भी निकलेगा नाक के पास, पर इतना भी नहीं कि माथे में लगा ले, सब्जी बना ले, है ना? ठीक है। तीसरा, इसके अंदर आपके पास है आंत। आंत जो है वो आपके बड़ी आंत जो है मल का, स्टूल का स्त्रावन करता है, जो आपके शरीर से बाहर फेंकना अनिवार्य है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। चौथा अंग जो है आपके पास यकृत है। यकृत को बोले लीवर, लीवर बोले तो कलेजा, और कलेजा बोले तो जिगर। और यकृत जो है, यकृत, अरे यकृत के ये पर्यायवाची है ना? तो यकृत जो है वो आपके शरीर के अंदर, देखिए हमारे शरीर में अमोनिया भी बनती है। वो अमोनिया यदि ज्यादा हो जाएगी तो हमारी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए यकृत आता है, उस अमोनिया को किसमें बदल देगा? यूरिया में। तो यकृत जो है वो अमोनिया को किसमें बदलेगा मेरे बच्चे? यूरिया। कौन सा? यूरिया। और ध्यान रख लेना, अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। और यूरिया का सूत्र क्या है? NH2CO NH2। और मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, अमोनिया का यूरिया में बदलना कौन से चक्र से हो रहा है? ऑर्निथीन चक्र। कौन सा चक्र है ये? ऑर्निथीन चक्र। अब देखिएगा, आपकी बॉडी के अंदर जब यूरिया बन रहा है तो उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए आपके पास है किडनी। किडनी कितनी है? 2। कितनी है? 2। आपके शरीर के अंदर किडनी 2 होती है। आईफोन लेने के बाद कितनी हो जाती है? 1। अभी कितनी है? 2, है ना किडनी। तो किडनी कितनी है अभी? 2। और किडनी क्या करती है? मूत्र का त्याग करती है, मूत्र का स्त्राव। बट क्वेश्चन आता है कि शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग पूछ लेंगे तो आपका उत्तर होगा, शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग, उत्तर क्या होगा? नी। नी और नी का नाम क्या है? किडनी। किडनी को बोलो वृक्क, बोलो वृक्क को बोल सकते हैं गुर्दा। ठीक है, तो याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है? अब देखो दोस्त, सवाल आएगा कि हमारे शरीर के अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो तो आपका किडनी है, पर ये सभी अंग जो है उत्सर्जन करते हैं अलग अलग पदार्थों का। बट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हम लोग जो उत्सर्जन कर रहे हैं, मूत्र त्याग कर रहे हैं, इस मूत्र के अंदर क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्या होता है? यूरिया। कौन सा होगा? यूरिया। यूरिक अम्ल होगा बट कम मात्रा में होगा। जैसे सवाल आ गया
मनुष्य के यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? किडनी, यकृत, आहार नाल और प्लीहा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? किडनी। और ध्यान रख लेना, मूत्र में मानव यूरिया त्यागता है। यूरिया 2% ही होता है, वो अलग बात है। 0.5% यूरिक एसिड होता है, ये भी ध्यान रख लेना है। और सुनिएगा ढंग से, बातों को सुनिएगा ढंग से, कि जो यूरिया है वो बनता कहां पर है? अमोनिया से यूरिया। और कौन से चक्र से बनता है? ऑर्निथिन चक्र से। जैसे हम लोग ठीक ठाक पानी पीते हैं, 4-5 लीटर पीना चाहिए। आप लोग 4-5 लीटर नहीं पीते हैं, वो अलग बात है। 4-5 लीटर पियेंगे तो 1.5 लीटर के आसपास आपके शरीर से मूत्र त्याग होगा। पर ऐसे भी बहुत सारे जीव है जो सब दिन पानी में रहते हैं, और बहुत ज्यादा पानी में रहेंगे तो क्या निकालेंगे? अमोनिया। जो ठीक ठाक पानी में रहेंगे वो क्या निकालेंगे? यूरिया। और जिनको आपने पानी पीते हुए देखा ही नहीं है कभी, वो क्या त्यागेंगे? यूरिक अम्ल। क्या निकालेंगे? यूरिक अम्ल। देखिए उत्सर्जन का मतलब क्या है कि जंतुओं में क्या बनता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से त्याग करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जन। और देखिएगा ये क्यों त्यागना पड़ता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक मैटर्स नहीं रह सकते। यदि रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर उसके विपरीत प्रभाव दिखेंगे। विषाक्त होने के कारण इन्हें शरीर में संचित नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर जंतुओं कितने भागों में बांटा गया? 3। पहले है अमोनिया का उत्सर्जन करने वाला अमोनिया उत्सर्जी, दूसरा है यूरिया का उत्सर्जन करने वाला है यूरिया उत्सर्जी, और तीसरे हैं यूरिक अम्ल निकालने वाले यूरिक उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनिया वाले, यूरिया वालों को यूरियोटेलिक, और अमोनिया वालों को अमोनोटेलिक। नहीं समझ में आ रहा आप लोग? देखो मेरे भैया, और देखो उत्सर्जन का मतलब ही क्या है कि शरीर से जो कचरों को बाहर फेंकना। और कचरों को फेंकने के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? 3। पहले आते हैं अमोनिया उत्सर्जी, अमोनोटेलिक। क्या कहेंगे इसको? अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी, जिसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। जो ठीक ठाक नहीं अच्छे खासे पानी में रहते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। इसके उदाहरण आपको याद रख लेना। एक तो क्या आती है? मछलियां, जिनके अंदर हड्डियां होगी, बोनी फिशेस होगी, उनके अंदर होगा। इसके अलावा अमीबा पानी के अंदर, हाइड्रा, एस्केरिश, कछुआ। कछुआ नहीं, केंचुआ है। ये किसान का इंस्टाग्राम का दोस्त है, सबसे पक्का दोस्त है केंचुआ। और कौन सी कंपोस्ट बनाएगा? वर्मी कंपोस्ट। और केंचुए की खेती क्या कहलाती है? राबोडी कल्चर, वर्मी कल्चर। कौन सी कल्चर है? वर्मी कल्चर। केंचुआ है ना। और ध्यान रख लेना केंचुआ किसान का पक्का दोस्त है ना। तो ध्यान रख लेना केंचुआ। मगरमच्छ, इसके अलावा पूंछ वाले उभयचर जो जल थल दोनों में रहते हैं, मेंढक का टेडपोल लार्वा। देखिए इसमें दो अपवाद है। केंचुआ जब तक तो बहुत ज्यादा नमी वाले क्षेत्र में रहेगा ना, ठीक ठाक पानी वाले में, तब तो अमोनिया निकालेगा। पर उसको जैसलमेर में ले आओगे, बोलेगा पानी नहीं है यार यहाँ, तो मैं अब क्या निकालूंगा? यूरिया। तो ध्यान रख लेना केंचुआ, इसमें एक पॉइंट लगा के लिख देता हूं, केंचुआ नमी वाले क्षेत्रों में, नमी वाले क्षेत्रों में अमोनिया तथा शुष्क क्षेत्रों में यूरिया का त्याग करता है। याद रख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत? चलिएगा। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा विषाक्त होता है। द मोस्ट टॉक्सिक मैटर इज अमोनिया, दैट्स वाई ये पानी वाले जीवों के अंदर ही निकलता है। हमारे अंदर अमोनिया हो गया है, फोटो पे लग जाएगी माला, दिक्कत हो जाएगी। नहीं समझ में आया तो ये आपको याद रख लेना, अमोनिया निकालने वालों को क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक निकालेंगे तो ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा विषाक्त होगा। फिर दूसरा आता है यूरिया। यूरिया उत्सर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। जो ठीक ठाक पानी पीते हैं वो क्या निकालेंगे? यूरिया। सबसे पहला उदाहरण क्या आएगा? स्तनधारी जानवर। हम लोग किसमें आते हैं? स्तनधारियों में। नहीं आते जी? हम कुत्ते बिल्ली सब साथ में ही है, देख लो। उभयचर, उभयचरों का देखो, उभयचर यहाँ पर भी लिखे हुए, पूंछ वाले उभयचर इसमें लिखे हुए, बाकी वाले उभयचर इसमें निकालेंगे। इसके अलावा जो मछलियां होती है ना, जो उपास्तिल मछलियां जिनके अंदर कार्टिलेजेस होती है, बोन वाली तो क्या निकालेगी? आपके अमोनिया। और जो आपकी कार्टिलेजेस वाली होगी वो क्या निकालेगी? यूरिया। इसके अलावा सार्क, केंचुआ, मैंने केंचुआ देखो दोनों जगह लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ। यहाँ कहाँ है? शुष्क वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर, और एस्केरिश,
इसके अलावा मेंढक, मेंढक का जो छोटा रूप होता है उसे टेडपोल लार्वा बोलते हैं। टेडपोल लार्वा तो क्या निकालेगा, अमोनिया। उसके बाद वो क्या निकालने लग जाएगा, आगे बात समझ में कोई दिक्कत है? अब उसके बाद यदि आप लोगों से पूछ लेगा यूरिक अम्ल उत्सर्जी, क्या बोलेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। नहीं, अपनी बॉडी के अंदर उनकी जो मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके कारण एसिड बेस बैलेंसिंग आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और एसिड बेस बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो उसके कारण आपके दूसरे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होगी। किडनी के अंदर आप लोग देखेंगे किडनी की फंक्शनिंग गड़बड़ होने से पैरों के अंदर लोगों को सूजन आने लग जाती है, और उनके कारण और भी नई प्रकार की बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो वो आपकी बॉडी के अंदर मेन जो किडनी का काम है वो एसिड बेस बैलेंसिंग का ही है, आपकी बॉडी का जो पीएच है उसको मेंटेन करता है। तो वहां पर यदि आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, या आप लोग देखते हैं कई लोगों को जो यूरिन है वो बहुत टाइम तक पास नहीं हो पाता है, और जनरली वो टेंडेंसी रखते हैं कि ठीक है डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके कारण उसके नेगेटिव इंपैक्ट बहुत सारे दिखते हैं, उनको बोलते हैं बाहर से गिरेगा वो अलग चीज है ना, इसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक। क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। देखिएगा ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो चीजें समझ में आएगी। यूरिक अम्ल वाले जो है, जैसे आप लोगों ने उनको पानी पीते हुए न के बराबर देखा होगा, जैसे सांपों को आपने पानी पीते देखा है क्या, सरीसृप हो गया जिसके अंदर कौन सी कली, छिपकली, और इसके अलावा गिरगिट, गिरगिट है, छिपकली है, सांप है, ये तो क्या त्यागेंगे, यूरिक अम्ल। पक्षी जिनको भी आपने पानी पीते हो कम ही देखा होगा, इसका कम पीते हैं, कम मैडम कम पीते हैं, यही तो कहना चाह रहा हूँ, सुनते नहीं हो आप ढंग से, कम पीते हैं ना, कम उसके इतना पानी नहीं पीते जितना उनको रिक्वायर्ड है, जैसे आप तो सब दिन पीते रहते हैं उतना नहीं पीते हैं, ठीक है। गाय भैंसे कितना पानी पीती है, ठीक है। पक्षी, इसके अलावा कीट जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स, ये भी क्या त्यागते हैं, यूरिक एसिड, और ये सबसे कम विषाक्त है, ये सबसे कम विषाक्त है। अब देखिएगा ढंग से आप चीजों को देखेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर होती जाएगी, कि हम लोगों ने यहाँ पर इतना चीजें देखी है कि मूत्र के अंदर अलग अलग पदार्थों के आधार पर सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है। जो बहुत ज्यादा पानी के अंदर रहते हैं अमोनिया त्यागते हैं, जो ठीक ठाक पानी में रहते हैं वो यूरिया त्यागते हैं, और जिनको आपने पानी पीते हुए बहुत कम देखा है यूरिक अम्ल त्यागते हैं। अमोनिया सबसे ज्यादा विषाक्त है, यूरिया ठीक ठाक है, और सबसे कम जो टॉक्सिक है वो कौन है, यूरिक एसिड है। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर किडनीज है, हमारे शरीर के अंदर जो किडनीज है वो किस तरह से काम कर रही है। किडनी हमारे पास कितनी होती है बच्चा, 2, और इन किडनीज के अंदर क्या आता है, रक्त आता है, इनको बोलते हैं अभिवाही रक्त नलिकाएं। कौन सी रक्त नलिकाएं बोलते हैं, अभिवाही रक्त नलिकाएं। इससे रक्त अंदर की ओर आएगा, और उसके बाद हमारे पास किडनी कितनी है, शायद सभी लोग बताएंगे कितनी है, 2। किडनियों से खून क्या करेगा, छनेगा, किडनियों में क्या होगा, खून छनेगा, छनने के बाद आपके शरीर से ये क्या करेगा, यहाँ आएगा, ये आएगा आपके पास मूत्र वाहिनी में। ऐसा आपने शायद व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, है ना, ये मूत्र वाहिनी का, ये मूत्राशय का आकार है, ध्यान रख लेना, है ना, ये दिल का आकार नहीं है, कैसा आकार है, मूत्राशय का, जहाँ यूरिन इकट्ठा रहता है। और ये जो है आपके पास कौन सी वाहिनी है, मूत्र वाहिनी। और यहाँ पर जो है आपका मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा होता है, जो शरीर से मूत्र को क्या करेगा, बाहर त्यागेगा। देखिएगा हमारे शरीर के अंदर जो मूत्राशय है उसके अंदर स्पंजी कोशिका है, ऐसी स्पंजी कोशिका फीमेल के यूट्रस में भी है। फीमेल का यूट्रस जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा बड़ा होता जाएगा, और हमारा यूरिनरी ब्लैडर भी इसी प्रकार का है, जैसे जैसे यूरिन इकट्ठा होता जाएगा उसके अंदर जो पूरी की पूरी टेंशन है उसके अंदर फैलाव है बढ़ता जाएगा। एक एक्सट्रीम टाइम के बाद अपन को लगेगा कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो मूत्राशय की जो कैपेसिटी है लगभग 1 लीटर के आसपास होती है, और ये जो पूरा यूरिन एक टाइम तक इकट्ठा रहता है उसको टाइम टाइम पे अपन के शरीर से पास करना होता है। बाकी कोई विशेष बातें है नहीं। यदि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास करें तो आप लोग देखेंगे कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो मुख्य उत्सर्जक है उसका नाम क्या है, किडनी। और इनको थोड़ा सा अपन आगे बाद में देखेंगे, एक बार आप लोग देखेंगे तो आपके पास किडनी का हमने पूरा का पूरा मामला अलग से भी लेके आए हैं।
वृक्क के अलावा मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित संरचनाएं भी होती है, जैसे किडनीज है, किडनीज के साथ में क्या होगी, मूत्रवाहिनियां होगी, मूत्राशय होगा, और क्या होगा, मूत्र मार्ग। भाई मूत्रवाहिनियों से मूत्र कहाँ आएगा, मूत्राशय में स्टोर रहेगा, जो मूत्र मार्ग से त्याग दिया जाएगा। मूत्र मार्ग की लंबाई पुरुषों के अंदर ज्यादा है, महिलाओं के अंदर कम है, क्योंकि महिलाओं का जो मूत्र मार्ग है और जनन मार्ग है वो अलग अलग है, यानी पूरा रिप्रोडक्टरी जो ट्रैक है वो अलग है और यूरिनरी ट्रैक अलग है। पुरुषों के अंदर यूरिनरी ट्रैक और जो आपका रिप्रोडक्टरी जो ट्रैक है वो दोनों एक ही है, इसीलिए थोड़ा सा दोनों के अंदर लेंथ का फर्क है। यहां तक का मामला क्लियर है। अब देखिएगा अलग अलग सजीवों के अंदर, हमारे शरीर से पूछ लेंगे हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, पर हाँ मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, किडनी, परंतु दूसरे अलग अलग सजीवों के अंदर अलग अलग है। जैसे आपसे पूछ लेगा चपटे कर्मी होते हैं ना, उनके अंदर देखो एक तो है सजीव और दूसरे हैं उनके उत्सर्जी अंग। पदार्थ नहीं पूछे इस बार, अंग कौन कौन से है। जैसे चपटे कर्मियों के अंदर कौन सी कोशिका है, फ्लेम सेल्स है ना। एस्केरिस के अंदर एच आकार की रेनेट सेल्स होती है। केंचुए के अंदर क्या होती है, क्लोरोगोगन कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है, क्लोरोगोगन सेल्स होती है। कोकरेज के अंदर मेलपीगियन जो है डक्ट्स होते हैं, ट्यूबल्स होती है। मोलस्का के अंदर केबर का अंग होता है, ऑर्गन ऑफ केबर जिसको बोलते हैं। ऑर्थोपोडा जो कीट होते हैं उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होती है या एंटरनरी ग्लैंड्स होती है, उसके द्वारा जो अलग अलग पदार्थों का त्याग होता है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं कि हमारे शरीर के अलावा जैसे जानवरों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के सजीव है। जैसे पूछ लेगा कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, हाथी, ये सभी का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी है। परंतु ऐसे भी चपटे कर्मी होते हैं, उनका उत्सर्जी अंग कौन सा है, ज्वाला कोशिकाएं हैं। एस्केरिस के अंदर क्या होगी, एच आकार की रेनेट सेल्स होगी। यदि केंचुए के पूछ लिया जाएगा तो क्लोरोगोगन सेल्स है ना। कॉकरोच के अंदर मेलपीगियन सेल्स है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ठीक है। मोलस्का जो होता है इसके अंदर केबर अंग होता है, और लास्ट वन के लिए ग्रीन सेल्स ऑर्थोपोडा जिसको कीट बोलते हैं। नहीं समझ में आया आपको, ये लर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि जो किडनी है उसका आकार कैसा है, देखो किडनी का आकार कैसा है बेटा, देखो ये रही किडनी, किडनी की संख्या कितनी होती है, 4, 2, पता नहीं। सेम के बीज के समान, या आप लोगों ने राजमा खाया है, राजमा के समान, या आप लोगों ने चौड़ा खाया होगा, चौड़ा के समान। रंग इसका लाल भूरा है, रंग कैसा है, लाल भूरा, या गहरा लाल भी कह सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मामला क्या है, यही लिखा हुआ है। कैसी आकृति है, बीज के समान आकृति है, गहरे भूरे रंग की कह सकते हैं। इसकी जो साइज है, जैसे आप लोग देखेंगे इसकी 3 तरह की जो डायमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल साइज है। यदि इसे इनलार्ज होगा तो किडनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी का वजन कितना होता है, किलो पर, 140 ग्राम लगभग, कितना होता, एक का। किडनियां कितनी होती, दो, बाद में एक हो जाती है, पहले 2 होती है। किस में होती, 4, नहीं सब में 2 ही होती है किडनियां। कितनी होती है, 2, है ना। 4 हो जाए तो 30 और 30 60 लाख रुपए कमा लेगा सीधा, है ना। एक किडनी 30 लाख की है, ठीक है। देखो वृक्क जो जोड़ी है जिसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई की जो इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन को क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, कौन होगा, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का अध्ययन क्या कहलाता है, अरे ये तो होशियार टापा, नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी। नेफ्रॉन की संख्या की बात करें तो देखिएगा मूत्रवाहिनी भी कितनी, एक जोड़ी नलिकाओं के रूप में इसकी लंबाई लगभग 20-25 सेंटीमीटर होती है। किडनी से मूत्र को मूत्राशय में भेजती है, तो पता है ना आप लोगों को, अभी बताया था, मूत्र बनेगा किडनी में, मूत्र वाहिनियों के द्वारा कहाँ आएगा, मूत्राशय। उसका आकार कैसा होता है, दिल जैसा होता है, ध्यान रख लेना।
दिल अलग होता है, वो व्हाट्सएप वाले दिल जैसा होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। मूत्रवाहिनी में एक जोड़ी नलिकाओं के रूप में इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। किडनी से मूत्र को मूत्राशय में पहुंचाती है। मूत्राशय त्रिकोणीय संरचना, जहां मूत्र को कुछ समय के लिए क्या किया जाएगा, संचित किया जाएगा। टाइम टाइम पे उसको शरीर से क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, मूत्राशय से मूत्र, मूत्र मार्ग से होता हुआ शरीर से क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। नर का जो मूत्र मार्ग है वो कितना सेंटीमीटर का होता है, लगभग 20 सेंटीमीटर है। और मानव मादा का जो मूत्र मार्ग है वो 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि मादा का जो मूत्राशय है ना उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है जो मूत्र मार्ग, यहाँ पर इसमें घूम के आता है। तो ध्यान रख लेना, पुरुष या नर का जनन मार्ग व मूत्र मार्ग एक होता है। और मादा के अंदर, मादा में जनन मार्ग व मूत्र मार्ग होता, ठीक है। और बताओ, फिर उसके बाद आता है नेफ्रॉन्स, जिनको बोलते हैं वृक्कक, जिसको हम लोगों ने किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा है। संख्या 2 से 10 लाख के बीच हो सकती है। संख्या लगभग अपन लोग मैक्सिमम 10 लाख तक ले जा सकते हैं। तो किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन जो कि मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। नेफ्रॉन के अंदर क्या पाए जाते हैं, बोमेन कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg के प्रभाव में 24 घंटों में कितना लीटर जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, 180 लीटर। याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते इसका, है ना। किडनी जो होती है उस किडनी के अंदर नलिका रूपी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है, जिसके अंदर रक्त का छनन होता है। रक्त का छनन होने के बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, वो लगभग कितना है लीटर है, 180 लीटर है। उनमें से जो है आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होगा और बाकी जो है यूरिन बनेगा और यूरिन मूत्राशय में जाएगा, जो कि मूत्र मार्ग द्वारा त्याग दिया जाएगा। देखिएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में तो क्या होंगे, पोषक पदार्थ होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, विटामिन्स होंगे, कुछ मिनरल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर वाटर होगा, इसके अंदर कुछ सॉल्ट होंगे, कुछ आयंस होंगे, जो आपके पास नलिकीय भाग ट्यूबुलर पार्ट में पुनः अवशोषण के द्वारा पुनः रक्त में डाल दिया जाता है। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, पीडीएफ डालते ही तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है? नेफ्रॉन में रक्त का छनन 3 प्रक्रम में पूरा होता है। कितने प्रक्रम में, 3 प्रक्रम में पूरा होता। सबसे पहले क्या होता है, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। माथा खराब हो गया ना, हम पागल नहीं भैया। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, निस्यंदन। क्या होगा, निस्यंदन। भाई मेरे, तू क्या करना चाह रहा बता। हो जा, साफ हो जा यार। नहीं होगा, हो गया, चलो बढ़िया। पहला इसमें आता है निस्यंदन। हो क्या रहा है, ये नहीं जा रहा, चलो पेंटिंग दूसरी करते हैं। पहला आता है निस्यंदन, दूसरा आता है पुनः अवशोषण, और तीसरा आता है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। सबसे पहले होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा कौन सा होगा, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। बताओ क्या होता है इसमें। आपने कभी चाय बनाई है, चाय आपके घर पे मान लो 4 मनुष्य नहीं मेहमान आ गए, तो आप क्या बनाओगे उनके लिए, चाय बनाओगे। तुम्हारा मन नहीं है, ज्यादा पानी कम दूध, है ना, आपने शुरू किया बनाना, लगभग ऑलमोस्ट बनी चुकी थी, तब तक 2 और आ गए, बहुत गुस्सा आया।
और जो अदरक थी उसके ऊपर जोर जोर से आपने मुक्के लगाए, है ना। और वो अब कहा इतना ही दूध है, चलो यार ठीक है, अब कौन डालेगा, कौन माता बच्ची करेगा, आपने पानी मिक्स कर देंगे। बहुत स्मार्ट हो, है ना। आपने 4 कप पहले ही पानी बहुत ज्यादा डाल रखा है, फिर वो पानी चाय लगेगी, है ना। एक्चुअली क्या, जिस गांव के अंदर है ना, दूध ज्यादा और चाय पानी कम डालते हैं। शहरों के अंदर क्या सिस्टम है, पानी ज्यादा चाय कम। एक कोई मैं बड़ी कोई होटल थी, उसके अंदर गए तो बोला सर ये ना, इसमें बिल्कुल दूध कम काम में लिया हमने, और बहुत महंगी भी थी। मैंने कहा दूध कम काम लिया तो इतनी महंगी क्यों की, कि सर इससे ना वो फेट वेट नहीं बढ़ता, पता नहीं क्या ही नहीं होता। मैंने कहा यार रहने दे भाई तू, है ना, दूध डाल दे इसके अंदर, है ना। तो कई लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे जिस गाँव के अंदर घी की बड़ी परंपरा है, शहरों में चले जाओगे तो नो 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 ऑयल्स, नो घी, है ना। दिमाग काम ही नहीं करेगा, दिमाग को चलाने के लिए किसकी जरूरत है, घी की, है ना। तो घी खाया करो आप, डाकी हो जाएंगे अलग बात है बाकी। हाँ, अब देखो मामला क्या था कि हम लोग चाय बना रहे थे, चाय बन चुकी है, 4 कप बनी। अब 4 कप छान दी अपन ने, थोड़े थोड़े कप आधे रखे और उसको ऑलमोस्ट 6 कप में डाल दिया। और 6 कप में डालने के बाद चाय की पत्ती भी थी ना, तो अपन को लगा दया इसके अंदर भी तो चाय है अभी, और उसके ऊपर जोर जोर से मुक्के निकाल निकाल के 2-4 बूंदे तो आ ही जाएगी, आधा कप तो आ ही जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही मामला यहाँ पर है। निस्यंदन का मतलब है कचरा अलग करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना दिया। और वो जाने लगा, बोला रुक रुक भाई, इसके अंदर भी तो मिनरल्स है, कुछ और पदार्थ बचे हुए हैं, उन्हें वापस क्या किया जाएगा, और उसके बाद जो कचरा बचेगा धक्का देकर बाहर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन। इस तरह से चीजें होती है। तो आगे बात समझ में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर पोषक पदार्थ, जल, लवण आदि पाए जाते हैं, जो कि ट्यूबुलर पार्ट के अंदर क्या होते हैं, पुनः अवशोषण होकर कहां पर डाल दिए जाते हैं, रक्त में डाल दिए जाते हैं। नेफ्रॉन के चारों ओर रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वासा रेफ्टा। सीधा सवाल आता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ रक्त नलिकाओं का जाल पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे। इन रक्त नलिकाओं से कुछ अपशिष्ट पदार्थों को सीधे नली के भाग से डाल दिया जाता है, और जो कहां चले जाएंगे, मूत्रवाहिनी से होते हैं मूत्राशय में चले जाएंगे। नेफ्रॉन के डीसीटी जाकर संग्राहक नलिका कलेक्टिव डक्ट में खुलते हैं, तथा जब इस संग्राहक नलिका में आने वाले तरल को क्या कहा जाएगा, मूत्र। देखिएगा जो हमारा पूरा मामला क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन है ना, वो कुछ इस तरह से होता है। इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूबल्स, और दूसरे होते हैं डीसीटी, डिस्टेंस कॉन्युलेटेड ट्यूबल्स। और पीसीटी से तो आवश्यक पदार्थों को निकाल लिया जाएगा, पर डीसीटी जो लास्ट वाला भाग है ना, इसके अंदर से कचरे को कहां भेजा जाएगा, मूत्रवाहिनी में भेजा जाएगा। यही ऊपर लिखा हुआ है कि डीसीटी में जाकर संग्राहक नलिकाओं के अंदर खुलते हैं। जब संग्राहक नलिकाओं में आने वाले तरल को हम लोग क्या कहेंगे, मूत्र, जो कि शरीर से क्या कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। आगे बात समझ में। अब मूत्र में क्या होता है, मूत्र में क्या होता है भाई साहब, मूत्र में मूत्र होता है सर, सबसे ज्यादा मात्रा में तो क्या होता है, 95% तो क्या होता है, जल। और 2.5% क्या होता है, 2% भी कह सकते हैं, है ना। 2.5% जो होता है नाइट्रोजन होता है, यूरिक एसिड होता है, ह्यूपेरिक एसिड होता है, एलेंटोइन नामक पदार्थ होते हैं। और पीएच कितना होता है मूत्र का, 6 अप्रोक्स है, फिक्स नहीं है, ठीक है। 6 आपको याद रख लेना है। ऐसे भी कई बार सवाल कई नोट्स में लिखा रहता है, ताजे मूत्रकान, बाद के मूत्रकान, आपको नहीं याद रखना, इतना सा याद रख लेना, यूरिन का पीएच अप्रोक्स कितना होता है, 6। रेंज जो है वो 4.5 टू 8.5, ठीक है। आप लोगों को विटामिन जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि जो मूत्र है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है, ओहो राम जाने, हाँ हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, उसको शरीर से बाहर चला जाता है अपना आप, विटामिन सी। कौन सा विटामिन है, और इसीलिए इसके अंदर एक एसिड है जिसका नाम क्या है, ह्यूप्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, मूत्र में अम्ल पूछ लेगा, तुम बोलोगे हमें क्या पता सर, ह्यूप्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का पीला, पीला नहीं होता, हल्का पीला होता है। पीला होने का कारण क्या, नॉर्मली हल्का यूरिन पीला ही होगा, नॉर्मली इतना ही पीला ही होगा हल्का सा। और क्यों होता है,
वो पानी नहीं पियोगे तो ज्यादा पीला हो जाएगा, बीमार हो जाओगे ज्यादा पीला हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। पर नॉर्मली भी है ना, आप लोग कह सकते हैं पेल येलो, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है पेल येलो, हल्का पीला कहते हैं उसको। और इसका मुख्य कारण है यूरोक्रोम वर्णक। चाय बनाई, वही मामला वापस, चाय बनाते, चाय के डिब्बे के अंदर जो चाय की पत्ती है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, खत्म होने वाली होती है। लास्ट में अपन जब चाय बनाते छलनी से, चाय की जो पत्ती है वो भी कहाँ चली जाती है, कप में आती कि नहीं आती। अमीर आदमी क्या करते हैं, चाय पीते हैं ना तो पीछे काफी सारी चाय को छोड़ देते, जिसमें चाय की पत्ती होती है, अपन उसमें पानी डाल के और पीते हैं, नहीं रह गया कुछ मामला है ना। तो चाय की पत्ती जो नीचे रही है ना, उसके अंदर आप लोग देखोगे ना, लास्ट में डब्बा खत्म होने वाला होता है तो बहुत सारी चाय की पत्ती उस कप में रह जाती है। उसी प्रकार से हमारे रक्त के अंदर छनन होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन है कि नहीं है, और हीमोग्लोबिन छनता तो उसमें से कुछ हीमोग्लोबिन के कणों क्या करते हैं, टूट जाते हैं, और टूट के वो यूरिन में चले जाते हैं, जिसके कारण एक वर्णक बनता है, पिगमेंट बनता है, जिसका नाम क्या है, यूरोक्रोम वर्णक। हम जो कालू है, हमें प्यार से लोग काया कहते हैं, किसके कारण कहते हैं, मेलानिन वर्णक के कारण कहते हैं। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। आगे बात समझ, अभी बताएंगे मैडम, इसमें लिखा हुआ है। हम पीडीएफ पहले नहीं खोलते, नहीं तो आधों का कागजा बैठ जाता है, क्या करेंगे, सर तो चल रहे हैं, है ना, ये तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे, और आप मालगाड़ी जैसे धीरे 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 धीरे। हाँ जी, अरे मैं आ रहा हूँ सर, नीचे आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अब 10 मिनट बाद नीचे आते हैं अपन, है ना। हाँ, यदि हम लोग बात करें कि जैसे हमारे यूरिन के अंदर जो मामला रहता है, वो कितना पर डे कितना यूरिन त्याग देते हैं अपन लोग, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर। मूत्र के पीलेपन का कारण क्या है, यूरोक्रोम वर्णक है। और यूरोक्रोम का निर्माण किसके, एचबी का मतलब हनुमान बेनीवाल नहीं है, हीमोग्लोबिन है, ध्यान रख लेना, ठीक है, ओ हीमोग्लोबिन वर्णक है। वो तो होशियार है ना, उनके जीन होशियार है ना, कोई छोटा मोटा आदमी थोड़ी है वो, कोई है ना। तो बोर्ड पे देखो, अपन लोग पढ़ लो, बाकी कुछ नहीं रखा किसी बातों में। हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, वो हीमोग्लोबिन जो वर्णक किसके कारण बनता है, यूरोक्रोम जो यूरोक्रोम का निर्माण किसके टूटने से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और आपसे पूछ लेगा कि जो बीमार हो गए ना, दवाइयां लोग, कभी बीमार हो गए आप, दवाइयां ली आप लोगों ने, या एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं, यूरिन ज्यादा पीलाता है, क्यों आता है, कि उस समय आपके शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटता है ना। या आप लोग बीमार हो गए तो आपकी बॉडी के अंदर जो है यूरिन ज्यादा पीला आएगा, उसका भी कारण क्या है, हीमोग्लोबिन का अधिक टूटना। पानी कम पियोगे तो यूरिन बहुत ज्यादा पीला आने लग जाएगा, क्योंकि वो टूटा हुआ आपको दिखेगा। नहीं समझ में आया, ऐसा ना हो जाए मैं अकेला पढ़ू ना अकेला समझू, वाह सर। मूत्र की अधिकता जो हो जाएगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया किसको ज्यादा होगा, डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मधुमेह। और मेरा सवाल है आपसे, मधुमेह रोग कब होता है, मधुमेह, मधुमेह कब होता है, बीड़ी पीने से, तो कैसे होता है, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, शुगर लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस, दैट कॉजेज डायबिटीज मेलिटस। और डायबिटीज मेलिटस के रोगियों को एक तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, यूरिन ज्यादा लगेगा, यूरिन जब एक्सक्रीट करेंगे तब वहां पर जो है बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर शुगर होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यदि कोई लोग चाय बहुत ज्यादा पीते, कॉफी पीते या अल्कोहल पीते हैं, तब भी यूरिन एक्सट्रीम लेवल पे पास होता है। सर्दियों के मौसम में भी यूरिन ज्यादा स्रावित होता है, क्योंकि उस समय वाले जिम भी जाओगे तो भी पसीना नहीं आएगा, तो ये ध्यान रख लेना। और अगला क्या आता है, संक्रमण हम पढ़ेंगे, उससे पहले वाला मामला समझ आ गया ना। अल्कोहल को भी ध्यान रख लेना, चाय कॉफी के कारण ज्यादा होता है। चाय और कॉफी में क्या होती है, कैफीन। कई लोग होते हैं, मैं देखता हूँ, वो जैसे चाय छोड़ के कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, क्या नहीं चाय पीना छोड़ दिया, नुकसान करती है, कॉफी उसे 100 गुना ज्यादा नुकसान करती है ना, ये ध्यान रख लेना। दोनों ही नुकसानदायक है, नहीं पीनी चाहिए, पर्सनली मैं कहता हूँ, पर मैं खुद पीता हूँ तो मैं क्या ही, चाय कॉफी हो और कुछ नहीं चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जैसे बचपन मुझे याद है कि एक बार मैंने चाय पी ली थी, वो छोटा था तो। हाँ, क्यों, सबके अलग अलग सिस्टम है, सिस्टम पे सिस्टम, अलग सिस्टम। हाँ, अब जैसे है ना, सबके अलग अलग चॉइस है, चाय की।
आप आपकी जो इच्छा है ना वो पियो यार। चलो आगे, इसमें क्यों टाइम खराब कर रहे हो? तुम्हें चाय पीनी, कॉफी पीनी, और कुछ पीना है, जैसे पीना चाहो पी सकते हो। भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगला जो नाम आता है डिसयूरिया, क्या आता है? मूत्र करते समय दर्द होगा, उसे डिसयूरिया बोलेंगे। ओलिगो यूरिया का मतलब है मूत्र का कम होना, और डाई यूरिया का मतलब है मूत्र का अधिक त्याग होना। डाई यूरिया, मूत्र का अधिक त्याग, मूत्र का अधिक त्याग। एक होता है एन यूरिया, क्या आता? मूत्र का बंद होना, मूत्र का बिल्कुल बंद होना। चले, ओलिगो यूरिया का मूत्र का मतलब क्या होता है? कम होना। डाई यूरिया का ज्यादा होना। हिमेचूरिया का मतलब क्या होता है? मूत्र में रक्त आना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रख लेना। मूत्र में रक्त आना क्या कहलाएगा? प्रोटीन और यूरिया, मूत्र में प्रोटीन की अधिकता। ये भी रोग है बता आपको। एन यूरिया है ना। एक होता है यूरेमिया, ज्यादा प्रोटीन लेने पे ज्यादा आ रहा हो तो अलग बात है, बाकी नॉर्मल टाइम में भी आएगा तो उससे कहेंगे ना। एक रोग होता है यूरेमिया, मूत्र में यूरिया की अधिकता। किसकी अधिकता हो जाएगी? एन यूरिया का मतलब मूत्र का बिल्कुल बंद होना। कई लोगों को बंद हो जाता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर अगला रोग आता है पथरी। नाम सुना पथरी का? नॉर्मल डिजीज है, हो जाती है। कब होती है पथरी? कैल्शियम ऑक्सलेट जमने लग जाएगा आपकी किडनी के अंदर तो हो जाएगा। किडनी के अलावा भी जम सकता है, पर किडनी के अंदर ज्यादा चांसेस है। अब जब ये कैल्शियम ऑक्सलेट जमेगा किडनी के अंदर, तो उसके कारण पथरी होगी। और पथरी सोनोग्राफी से पता किया पथरी छोटी है तो दवाइयों के माध्यम से भी ठीक हो सकती है। बाकी इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन के अंदर दूरबीन से करते हैं, उसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोट्रिप्सी। कई लोग गांव में घरेलू नुस्खों भी अपनाते हैं, वो नुकसानदायक है। ठीक है। कई लोग कहते हैं पथरी को हाथ से निकाल सकते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं शराब पीने से पथरी निकल जाती है, सब गलत बातें हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है। वृक्कीय नलिका रिनल ट्यूब्स के अंदर ऑक्सलेट और सिलिकेट के लवणों के जमाव से किसका निर्माण होता है? पथरी, जिसे ऑपरेशन, लेजर किरणों, दवाओं से ठीक कर सकते हैं, है ना। दूरबीन द्वारा पथरी का इलाज क्या कहलाएगा? लिथो जिप्सी नहीं, हाँ, ऐसे नहीं, जिप्सी करो। एक रेनल फेलियर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है। किडनी क्या हो जाए? फेल हो जाती है कई लोगों में। फेल पता है आपको? बहुत ज्यादा अल्कोहल के सेवन से भी किडनी फेल हो जाती है। लंबे टाइम तक डायबिटीज मेलिटस है तब भी किडनी फेल्योर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, किडनी का मूत्र बिल्कुल क्या हो जाएगा? बंद। या इसके अंदर क्या कर सकते हैं? या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो। ट्रांसप्लांटेशन में भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके ब्लड रिलेटिव है तो ही वो किडनी एक्सेप्टेंस बॉडी के अंदर होती है, अदरवाइज बहुत दिक्कतें आ जाती है। या फिर क्या किया जा सकता है? डायलिसिस, किडनी का कृत्रिम फिल्ट्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस। सुनते होंगे ना डायलिसिस, सरकारी अस्पतालों में फ्री है, क्योंकि गरीब आदमियों को हो जाता तो इसका इलाज भी बहुत महंगा है ना, है ना। तो ध्यान रखना, पूरा ब्लड हमारी बॉडी से पूरा घूम के इसमें से पूरा फिल्ट्रेट होके वापस डालते हैं। नहीं नहीं, इतना पूरा थोड़ी निकलता, धीरे 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 निकल के वापस चला जाता है। डिपेंड करता है, कई लोगों को डायलिसिस महीने में एक आध बार कराना पड़ता, कईयों को सप्ताह में एक बार कराना पड़ता, कईयों को 3 दिन में, और एक्सट्रीम कंडीशन में एक दिन में 6 बार भी करना पड़ता है ना। बहुत महंगा इलाज है, करीबन एक दिन में 6 बार करेंगे तो रोज के लाख रुपए आपको चाहिए लगभग।
इसीलिए जीवन के अंदर याद रख लेना, किसी भी प्रकार के नशों से बच के रहिएगा। आप ये बच के रहते हैं तो कोई भी प्रकार की समस्याओं का सामना करने की संभावना थोड़ी सी क्या रहती है, कम। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, बाकी बातें करेंगे कल। लिखना शुरू करें आप लोग मानव उत्सर्जन तंत्र से। बहुत सारे पेज हो गए हैं। हाँ? घर पे जाके लिखोगे तो होने वैसे, यहाँ तो लिख लो, हम जानते हैं सबको, नहीं लिखते हैं, लिख लो इसको बैठ। हैं पहले कभी नहीं लिखे?